मित्रों नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा दारागंज से निर्मोही सर एक बार फिर आप लोगों के सामने संस्कृत शिक्षण की क्लास लेके आए हैं। मित्रों इस समय बहुत व्यवधान आपकी क्लास में हो रही हुई कक्षा में, उसका जो मेन रीज़न आप जानते होंगे कि इस कोरोना नामक जो महामारी है इससे हम सभी लोग जूझ रहे हैं। इससे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको पता नहीं है। फिर भी यह समय हम लोगों के पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा समय है, बहुत ही उपयुक्त समय है। हम लोग घर पे हैं, हम लोग कहीं आना जाना नहीं है। हम लोग चाहें तो बैठने से काम नहीं चलेगा। हम अपनी पढ़ाई तरह तरह की पुस्तकें और जो हमारे पाठ्यक्रम में पुस्तकें निर्धारित हैं, जो हमारी जो लक्ष्य है, जिस तरफ हमको जाना है, उससे संदर्भित जितनी पुस्तकें उसका बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन किया जा सकता है। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे इस महामारी में कि हम लोग सुरक्षित रहें, घर पे रहें और अपना जो हमारा लक्ष्य है उसको ध्यान में रखते हुए जो विभिन्न अध्ययन सामग्री है या जो विभिन्न माध्यम से हम पढ़ते रहें, जिससे कि जब भी कभी अभी तो लगातार 3 मई तक, जैसे आप सभी जानते हैं, हम लोगों को घर से निकलना नहीं 3 मई तक। उसके बाद भी जैसे सरकारी दिशा निर्देश लागू होगा उस हिसाब से हम लोग भी कार्य करेंगे। इधर बीच काफ़ी वीडियो आपकी नहीं डाली जा सकी। जिस तरीके से हम लोग बनाए थे किस तरीके से आपको पढ़ाएंगे, इस तरीके से किया जाएगा, काफ़ी व्यवधान हुआ मित्रों, क्योंकि जो हमारी संस्था में संस्कृत में कार्य करने वाले कोई भी नहीं आ रहा था और हम लोग भी कार्य नहीं रुके थे केवल आप पढ़ाने के लिए, फिर भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि इस वीडियो बनाने में तमाम तकनीक का प्रयोग होता है। चलिए आइए आज आप लोग एक जो प्रश्न आता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, आयोग के विषय में प्रश्न पूछा जाता है संस्कृत शिक्षण में, चाहे सीटेट हो चाहे एमपीटेट हो, कोई अगर संस्कृत शिक्षण का है, संस्कृत से संदर्भित आप पेपर देने जा रहे हैं, एक प्रश्न आपका आयोग का आता है। तो आज हम लोग विशेषकर आयोग, जितने संस्कृत में आयोग बने उनका क्या महत्व है, वो किस स्तर पे लागू है, प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर कि उच्च स्तर पर लागू है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पाठ्यक्रम देखेंगे कि हमारा जो संस्कृत का पाठ्यक्रम है विभिन्न स्तर पर, वैसे हम इसका अलग वीडियो बनाएंगे, फिर भी थोड़ा देख लेंगे, उसके बाद हम आयोग के विषय में चर्चा करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। सर्वप्रथम जैसा कि आप देख रहे हैं, आधुनिक भारतीय मतलब वर्तमान समय में सामान्य विद्यालय व्यवस्थायां विविध प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तरीय संस्कृत स्थानम, मतलब वर्तमान समय में जो आपका संस्कृत सामान्य संस्कृत विद्यालय है उसमें जो आपका संस्कृत का स्थान है वो विभिन्न स्तर पर, जैसे प्राथमिक माध्यमिक और उच्च स्तर पर संस्कृत का जो स्थान है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए लिखा है वाणे का समलं करोति पुरुषम या संस्कृताधारित। थोड़ा तेजी से चलेंगे मित्रों, क्योंकि आज हम लोगों का जो मेन टॉपिक है वो आयोग का है। वहां से प्रश्न आता है, यहाँ से हो सकता है प्रश्न आपका ना आए, यहाँ से जो प्रश्न का आज प्रश्न आएगा या आ सकता है उस पर हम चर्चा करेंगे। कहता वाणे का समलं करोति पुरुषम या संस्कृताधार्यते इत्यादि वचोभिः ज्ञायते यत् संस्कृत भाषाया महत्वं द्वितीयम् इति संस्कृतस्य स्थानं वर्तमान शिक्षा प्रणाल्यां पाठ्यक्रमे वा कीदृशमिति विषयं विचारणीय। वाणी का देखिए, संस्कृत जो भाषा, ये आपकी जो वाणी है ना, ये आपकी शोभा है। ये आपकी किसी भी पुरुष हो कोई भी महिला हो, ये वाणी आपको सुशोभित करती है। और जब संस्कृत आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो वाणी है आपको सुशोभित करेगी और आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। और अच्छे इंसान बनेंगे तो संस्कृत के द्वारा ये काफ़ी हद तक संभव है कि जब आप संस्कृत पढ़ेंगे, सूक्त वाक्य पढ़ेंगे, नीति के वचन पढ़ेंगे, संस्कृत के अच्छे अच्छे चीज़ों को ग्रहण करेंगे तो आपकी वाणी होगी। और वाणी वो क्या करेगी, आपको अलंकृत करेगी, शोभायमान करेगी और उससे आपकी शोभा बढ़ेगी और आप अच्छी अच्छी चीज़ों का ग्रहण करेंगे। आइए, प्राथमिक स्तरेश संस्कृत स्थानम कहते हैं प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर पर देखिए यहाँ पे संस्कृत में वैसे जो पाठ्यक्रम निर्धारित है
वो 6, 7, 8 हमारे यहाँ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 उसके बाद विश्वविद्यालय स्तर पर। तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर से तात्पर्य हमारा 6, 7, 8 से है। कहाँ से है? 6, 7, 8 से है। और उसके बाद फिर 9, 10, 11, 12 ये माध्यमिक स्तर। इसमें भी माध्यमिक स्तर में उच्च माध्यमिक स्तर 11, 12 और माध्यमिक स्तर जो है वो आपका 9, 10। इसके बाद उच्च स्तर हो जाता है जो आपका बीए लेवल से होती पढ़ाई, शास्त्रीय आचार्य इत्यादि पढ़ाई, ये आपकी उच्च स्तर कहलाती है। तो प्राथमिक स्तरे संस्कृत स्थानम, जो वर्तमान समय प्राथमिक स्तर पर संस्कृत का स्थान क्या है? संस्कृत आधुनिक प्राथमिक स्तरे संस्कृत शिक्षण मातृभाषायां क्षेत्रीय भाषायां च भवति। अस्मिन् स्तरे संस्कृतम् अवश्यमेव पाठयितव्यम् इति संस्कृतज्ञाः स्वीकुर्वन्ति। संस्कृत आयोगः 1956, ध्यान दीजिएगा, 1957 एतद् उपरि बलं प्रदत्ति यत् विद्यालये संस्कृत शिक्षणम् अनिवार्यरूपेण कर्तव्यम्। पाठ्यसहगामी क्रियासु संस्कृत शिक्षायाः प्रभावः अवश्यमेव स्थापनीयः। येन छात्राणां नैतिकमूल्यानां विकासः स्यात्। यथा, ध्यान दीजिएगा, आधुनिक प्राथमिक स्तर संस्कृत शिक्षण मातृभाषा के साथ जो वहाँ की भाषा, लोकल भाषा, जो वहाँ की स्थानीय भाषा मातृभाषा है, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा के साथ किसका? संस्कृत शिक्षण को मातृभाषा में या तो क्षेत्रीय भाषायाम चाभूत उसकी सहायता से इन दोनों भाषाओं के साथ संस्कृत का भी शिक्षण कराना चाहिए। किसके साथ? मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से, उसकी सहायता से। उसी के साथ अस्मिन् स्तरे संस्कृत अवश्यमेव पाठयितव्यम् इति संस्कृतज्ञाः स्वीकुर्वन्ति। कहते इस स्तर पर 6, 7, 8 इस स्तर पर संस्कृत को अवश्य ही पढ़ाना चाहिए। संस्कृतज्ञाः स्वीकुर्वन्ति, ऐसा जो संस्कृत के विद्वान हैं ऐसा स्वीकार करते हैं कि जो प्राथमिक स्तर है उस समय बालक को संस्कृत को एकदम अनिवार्य रूप से पढ़ाना चाहिए। देखिए ये संस्कृत क्या कोई आयोग या ऐसे कोई वो नहीं, लेकिन संस्कृतज्ञ स्वीकुर्वन्ति, जो विद्वान लोग हैं, संस्कृतज्ञ से मतलब जो होता है विद्वान लोगों से है। विद्वान लोग ऐसा मानते हैं कि बच्चों को जो प्राथमिक स्तर है उसका 6, 7, 8 से, या आप कह सकते हैं अभी आगे हम स्तर पढ़ाएंगे आपका कि 1, 2, 3 उसमें कहाँ पे आपका जो पुरानी परंपरागत विद्यालय और विश्वविद्यालय उसमें क्या स्तर है, अभी स्तर के विषय में बाद में चर्चा करेंगे। संस्कृत आयोग 1956 एक संस्कृत आयोग बना था डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी की अध्यक्षता में, आगे भी चर्चा आएगी उसकी। संस्कृत आयोग 1956 एतदुपरि मतलब संस्कृत के ऊपर बलम प्रदत्तम, बल देकर यत विद्यालय संस्कृत शिक्षण अनिवार्य रूपेण कर्तव्यम। यत विद्यालय में, जिस विद्यालय में संस्कृत शिक्षण को अनिवार्य रूपेण कर्तव्यम, अनिवार्य रूप से करना चाहिए, इस पर बल दिया। पाठ्य सहगामी क्रिया संस्कृत शिक्षायाम प्रभाव अवश्यमेव स्थापनीय। और पाठ्य सहगामी क्रियाओं में संस्कृत शिक्षा का प्रभाव अवश्यमेव स्थापनीय। इन छात्राणाम नैतिक मूल्यानाम विकास स्यात्। कहते हैं अनेक प्रकार की पाठ्य सहायक सामग्रियों के द्वारा संस्कृत की शिक्षा देनी चाहिए, जिससे उसका काफी संस्कृत के ऊपर प्रभाव पड़े और इन छात्राणाम नैतिक मूल्यानाम विकास स्यात्, जिससे आपका छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास हो। यथा जैसे, अब ध्यान दीजिएगा, संस्कृत आयोग जो बना था 1900, यहाँ देखिए प्रश्न बन सकता है संस्कृत आयोग कब बना था? 1956 और 57, अभी आगे चर्चा आएगी। इसने संस्कृत विषय पर वो कहा कि हर विद्यालय में संस्कृत को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। अभी आगे और आयोग आएंगे और उस पर क्यों अनिवार्य नहीं हुआ, क्यों त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत क्या स्थान, आगे भी चर्चा आएगी। जैसे प्रातः काली प्रार्थनायाम संस्कृत श्लोकानाम मंत्राणाम च उच्चारणम कर्तव्यम। अब देखिए कुछ चीज़ है जो हमको करना चाहिए, अगर ऐसा करते हैं तो हमारा संस्कृत का विकास होगा और हमारा जो अभी आपने वाड़े कहा समलं करो तो परिश्रम या संस्कृताधारिते, वो आपका सफल होगा और आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। कहते हैं प्रातःकालीन प्रार्थनायाम संस्कृत श्लोकानाम मंत्राणाम च उच्चारण कर्तव्यम।
ये बहुत बताने वाली चीज़ें। प्रातःकाल हम संस्कृत श्लोकों को, मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। संस्कृत भाषायां लोक कथा श्रावणी या छोटी कथा, संस्कृत भाषा में छोटी कथा मतलब छोटी छोटी कथाएं सुननी चाहिए। शुद्ध उच्चारण से हेतु लय सहिता श्लोकानां गानम व्यक्तिगत सामूहिकम च कारयितव्यम। कहते हैं शुद्ध उच्चारण के लिए लय सहित श्लोकों का, लय थोड़ा एकदम मग्न होके श्लोकों का गान व्यक्तिगत या अकेले भी कर सकते हैं या सामूहिक रूप से करना चाहिए। शब्द भंडार वृद्धिकरणम, और अपना धीरे धीरे संस्कृत का जो शब्द भंडार है ये बढ़ाना चाहिए, नए नए शब्दों को सीखना चाहिए। मातृभाषायां पुस्तकस्तत्वानि उपदेष्टव्यानि, मातृभाषायां पुस्तकस्तत्वानि उपदेष्टव्यानि, मातृभाषा के में जो आप के पुस्तक है उसमें जो तत्व है, मुख्य मुख्य चीज, उसका उपदेश भी संस्कृत के माध्यम से देना चाहिए। सरल सुबोध श्लोकानां कंठस्थी कर्तव्य, सरल कुछ श्लोकों को, अच्छे अच्छे श्लोकों को याद कराना चाहिए बच्चों को। प्राथमिक स्तर पर देखिए ये सारी चीजें प्राथमिक स्तर से ही स्टार्ट हो जाती हैं। पाठस्थाः कतिपय शब्द रूपाणि च अस्मारयितव्यानि, पाठस्था कतिपय शब्द रूपाणि कहते हैं कुछ शब्द रूपों को भी ज्ञान कराना चाहिए, स्मरण कराना चाहिए। अभ्यास माध्यमेन व्याकरण नियमान पाठितव्य, अभ्यास के माध्यम से कुछ व्याकरण के नियमों को भी बताना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। व्यवहारे समागतयोः पशुपक्षिणेः फलशकयोश्च, हाँ देखिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। व्यवहारे समागतायोः पशुपक्षिणोः फलशकयोश्च तद अन्य वस्तूनां च सचित्रम नाम संस्कृतेन उपदेष्टव्यम। कहते हैं जो व्यवहार में आने वाली चीज़ें हैं, जो व्यवहार में आने वाली चीज़ें हैं उसमें जैसे कुछ पक्षियों के नाम हैं, फल के नाम हैं। शकयो मतलब सब्जी जानते हैं, साग सब्जी, उसका नाम और उसका नाम, तत् अन्य इसी के साथ और काफ़ी चीज अन्य वस्तुओं का जो उपयोग में आने वाली वस्तुओं का है चित्र के माध्यम से सचित्रम नाम संस्कृतेन उपदेष्टव्यम, उस चित्र सहित उनको दिखाना चाहिए और बताना चाहिए। किस स्तर पर? ये प्राथमिक स्तर पर, ये सारी चीज़ें किस स्तर पर? प्राथमिक स्तर पर उनको बताना चाहिए, दिखाना चाहिए। माध्यमिक स्तरे संस्कृतस्य स्थानम, अब देखिए ये तो प्राथमिक स्तर पे हो गया, थोड़ा सा हम लोग तेजी से भी माध्यमिक स्तर पे, उसके बाद उच्च स्तर पे पढ़ने के बाद फिर विभिन्न प्रकार के जो आयोग हैं उस पर देखेंगे। आज इस वीडियो में कम से कम इतना तो कर ही लेंगे। माध्यमिक स्तरेषु संस्कृतस्य स्थानम अधुना प्रायः 10वीं कक्षा पर्यंतम संस्कृतम सर्वेषु विद्यालय। देखिए यहाँ थोड़ा तेजी से चलेंगे क्योंकि अगले वीडियो में बताएंगे आपका स्तर। तो यहाँ पे देखिए कुछ बताया गया कि किस स्तर पे क्या क्या, माध्यमिक स्तर पे कितना चीज़ आप जैसे 9-10, कितने पे? 9-10 और 11-12 में। अधुना प्रायः 10वीं कक्षा पर्यन्तमेव संस्कृतं सर्वेषु विद्यालयेषु अनिवार्यः वर्तते। माध्यमिक अधुना इस समय प्रायः 10वीं कक्षा पर्यन्तमेव संस्कृतं सर्वेषु विद्यालयेषु अनिवार्यः वर्तन्ते। कहते हैं 10 कक्षा तक जो है आपका संस्कृत सभी विद्यालयों में क्या है, संस्कृत विषय अनिवार्य है। माध्यमिक शिक्षायां स्तर, देखिए ये इसमें अभी आगे है, थोड़ा सा विवाद है। माध्यमिक शिक्षायाः स्तरस्य उन्नयनाय निर्मितेन आयोग द्विभाषा सूत्रम प्रस्तुतम। कहते हैं माध्यमिक शिक्षा के स्तर के उन्नयन मतलब उन्नत के लिए निर्मित जो आयोग है द्विभाषा सूत्रम प्रस्तुतम, द्विभाषा सूत्र को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। अस्य सूत्रस्य द्वयोः विकल्पयोः, इस सूत्र के द्वारा दो विकल्प, जो द्विभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया उसमें दो विकल्प था। एक था द्वयोः विकल्पयोः के द्वारा शास्त्रीय भाषायापि स्थानम आसीत्, जो शास्त्रीय भाषा के लिए भी स्थान था। वैकल्पिक रूपेण क्षेत्रीय भाषा स्थाने संस्कृतस्य स्थानम राज्य सर्वकाराणाम अनुशंसातः पाठ्यते। कहते हैं वैकल्पिक रूप से क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर संस्कृत स्थानम, संस्कृत को, लेकिन राज्य भाषा की अनुशंसा, राज्य वहाँ की राज्य सरकार है, अगर वो चाहे तब क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर
संस्कृत को रख सकती है। समझे, मतलब राज्य सरकार की अनुशंसा पर, ये नहीं कि अपने आप, वहाँ की जो राज्य सरकार है उसकी अनुशंसा वैकल्पिक रूप से क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर संस्कृतस्य स्थानम, संस्कृत को वो पाठ्यते, संस्कृत को पढ़ा सकते हैं, उसको रख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद देखिए, एवं परामर्शदात्र समित्याः 1988। देखिए यहाँ एक प्रश्न आपका बन सकता है, इसको नोट करिएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं परामर्शदात्र समिति जो है वो 1988 में संबद्धेषु विद्यालयेषु संस्कृत भाषा षष्ठ कक्षातः अष्टम कक्षा पर्यन्तं तृतीय भाषात्वेन नवम दशम कक्षयोश्च द्वितीय भाषात्वेन पाठ्यते अष्टम। ध्यान दीजिएगा, इसका पूरा मतलब है जो 6, 7, 8 यहाँ तक तो संस्कृत अनिवार्य है, और ये तृतीय भाषात्वेन और 9, 10 कक्षयोः साद्वितीय भाषात्वेन पाठ्यते अष्टम। ये जो 9, 10 है और 6, 7, 8, 9, 10 में क्या है कि जो आपका पेपर होता है उसमें उसी जो आपका पीछे हिंदी में है एक संस्कृत का पेपर हो जाता है, लेकिन जो आपका 6, 7, 8 यहाँ तक है इसको एक संस्कृत भाषा अलग से उसका रखा गया है। तो ये अभियान से कोई बहुत महत्वपूर्ण, इतना याद कीजिएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद जो है परामर्शदार समिति का निर्माण कब हुआ था? 1988 में। कब हुआ था? 1988 में। तृतीय भाषा का भाषा पाठनीय ईद विचार प्रसंगे संविधान। हाँ देखिए और बहुत चीज, ये जो तृतीय भाषात्वेन का भाषा पाठनीय ईद विचार प्रसंगे संविधान अष्टमी सूची आश्रिता। तृतीय भाषा के रूप में किस भाषा को पढ़ाना है, ये महत्वपूर्ण है। तृतीय भाषा के रूप में किस भाषा को पढ़ाना है, इस विषय में संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, अष्टमी अनुसूची 8वीं अनुसूची पर आश्रित है। उसमें 8वीं अनुसूची पर आश्रित है कि तृतीय भाषा के रूप में किस भाषा को पढ़ाया जाएगा। संविधान से अष्टाम अनुसूच्यां स्वीकृतासु भाषासु केवलं संस्कृतं त्रिभाषा सूत्र सूचितः, तेन कारणेन संस्कृतं वैकल्पिक विषयत्वेन पाठ्यते। संविधान की जो 8वीं सूची है, स्वीकृतासु भाषासु, उसमें जितनी स्वीकृत भाषाएं हैं उसमें संविधान क्या कहते हैं, केवलम संस्कृत को त्रिभाषा सूत्र सूचिता, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत संस्कृत को सूचित किया गया है, जिस कारण से संस्कृत वैकल्पिक विषय, देखिए संस्कृत अनिवार्य विषय के रूप में, संस्कृत को वैकल्पिक विषय के रूप में रखा गया है। संस्कृत को कैसे रखा गया है? त्रिभाषा सूत्र में वैकल्पिक विषय के रूप में रखा गया है। राममूर्ति आयोगेनापि 1990, देखिए आयोग, ये बेहद ध्यान दिए रहेगा भाई, आयोग विस्तृत पढ़ाया जाएगा। शास्त्रीय भाषायाः अध्यापनोपरि महत्वं प्रदत्तम। राममूर्ति आयोग ने भी जितनी शास्त्रीय भाषाएं थी इनके अध्ययन अध्यापन के महत्व को प्रदर्शित बल देते हुए संस्कृत विधिवत शिक्षण संरक्षण संवर्धनस्य च विकासाय प्रयासानाम आवश्यकता। उसने बताया कि संस्कृत का जो शिक्षण है इसका संरक्षण करना चाहिए, संवर्धन, इसका विकास करना चाहिए, यह बहुत आवश्यक है। और इसकी क्या आवश्यकता है? हाँ ये ध्यान दीजिएगा, राममूर्ति आयोग 1990, इन्होंने कहा संस्कृत भाषा जितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं उनके अध्ययन अध्यापन पर विशेष बल दिया, और उसके मतलब समर्थन में संस्कृत के विधिवत शिक्षण, संस्कृत के विधिवत शिक्षण के और संरक्षण के संवर्धन, शिक्षण संरक्षण कैसे हो, संवर्धन विकास, और विकास कैसे हो, विकासाय प्रयासानाम आवश्यकता थी, हमको प्रयास करना चाहिए। उच्च माध्यमिक स्तरे संस्कृत स्थान, उच्च माध्यमिक स्तर पर ध्यान दीजिएगा। अब उच्च माध्यमिक स्तर मतलब हो गया उच्च माध्यमिक स्तर। अस्मिन् स्तरे संस्कृत भाषाया वैकल्पिक रूपेण स्थानं वर्तते। उच्च माध्यमिक स्तरे
वैकल्पिक विषय, उच्च माध्यमिक स्तर पर संस्कृत भाषा वैकल्पिक भाषा के रूप में स्थापित है। वैकल्पिक भाषा के रूप में मतलब चाहे पढ़ें और चाहे न पढ़ें। उच्च माध्यमिक स्तरे वैकल्पिक विषय चयन प्रक्रिया कारणात् संस्कृतम इदम वैकल्पिक विषय रूपेण पाठ्यते, और इसीलिए संस्कृत को वैकल्पिक रूप के विषय में पढ़ाया जाता है, क्योंकि उसमें नियम है कि आपको ये अनिवार्य नहीं कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो चाहे आप पढ़ें चाहे ना पढ़ें, इसलिए उसको वैकल्पिक विषय के रूप में पाठ्यते पढ़ाया जाता है। राममूर्ति आयोगेन 1990 तमे वर्षे शास्त्रीय भाषाया अध्ययनोपरि महत्वं प्रदत्तम। राममूर्ति आयोग ने भी, जैसे आपने ऊपर पढ़ा, 1990 में तमे वर्ष, उस वर्ष में शास्त्रीय भाषाया अध्ययन अध्यापन महत्व को प्रदर्शित करते हुए, महत्व पर बल देते हुए कहा, तेप स्वीकुर्वन्ति यत् भारतीय संस्कृति संरक्षणाय संवर्धनाय च पाठ्यक्रमेषु संस्कृतस्य स्थानम अवश्यमेव प्रदातव्यम। उसके महत्व को स्वीकार करते हुए उसे भारतीय संस्कृत के संरक्षण के लिए पाठ्यक्रम में संस्कृत के स्थान को अवश्य देना चाहिए। मतलब जो भारतीय संस्कृति है, अगर उसका आपको संरक्षण करना है तो संस्कृत को पाठ्यक्रम में स्थान अवश्य देना चाहिए। इस पर अपना विचार दिया। लेकिन विश्वविद्यालय आयोग देखिए, विश्वविद्यालय एक उच्च स्तर विश्वविद्यालय स्तर पर राधा कृष्ण, जिसका नाम था राधा कृष्णन आयोग, बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वविद्यालय आयोग या इसी का नाम क्या था, राधा कृष्णन आयोग 1948 और 1949 अंतर स्नातक पाठ्यक्रमे संस्कृतस्य स्थानम अवश्यमेव भविष्यति, यतो हि संस्कृत भाषा साहित्यं च अस्माकं सांस्कृतिक उत्तराधिकारो अस्ति, यस्मिन् साहित्ये अनुसंधानस्य विस्तृत क्षेत्रमस्ति। जो राधा कृष्ण आयोग बना था या आपका विश्वविद्यालय आयोग बना था, वो था क्या, विश्वविद्यालय स्तर पे, ये मतलब बीए एमए और आपका जैसे आचार्य और शास्त्री, जो आपका संस्कृत माध्यम पर तो आचार्य शास्त्री कहते हैं, और जो ऐसे पढ़ते हैं उनको बीए वाले को शास्त्री समकक्ष होता है, और आचार्य एमए के समकक्ष आचार्य होता है, आचार्य की डिग्री। उच्च माध्यमिक स्तरे संस्कृतम अनिवार्य रूपेण वैकल्पिक रूपेण च निर्धारयितुं शक्यते। उच्च माध्यमिक स्तर पर संस्कृत अनिवार्य रूपेण की वैकल्पिक रूपेण निर्धारयितुं शक्यते। साहित्यं प्रति संवेदनशीलता अभिरुचि कारणम, साहित्य के प्रति संवेदनशील या अभिरुचि जो होता है, मतलब रुचि, उसके प्रति कैसे जागृत हो। छात्राणां मनस् संस्कृतं प्रति भावाभिव्यक्ति भवितुं शक्यते। कोई बहुत महत्वपूर्ण मित्रों नहीं है, इसलिए अन्वेषण कार्य दक्षता उत्पादन चतुर्विध कौशलेश दक्षता उत्पादन, चतुर्विध मतलब चारों कौशल का विकास कैसे हो। श्रवण अभी इसका पढ़ाया गया है पिछले वीडियो में। आपको जो चारों कौशल है, उसके कौशल, उस कौशल के विकास में उसमें कैसे आप दक्ष हो, इसके लिए परंपरागत संस्कृत पाठशाला में संस्कृत संस्थापनम। एक श्लोक है, अमृतम मधुरम सम्यक संस्कृतम ही ततोधिकम देव भोग्यम इदम यस्मात् देव भाषेत कीर्तिते। थोड़ा इसको देखेंगे, उसके बाद सीधे हम लोग आयोग पे चलेंगे, क्योंकि जहां से आपका प्रश्न आना है, पूरा संस्कृत भाषा व्यवहार भाषा साहित्यिक भाषा चाशित, मतलब प्राचीन में जो आपकी संस्कृत भाषा व्यवहार भाषा संस्कृत भाषा चाशित थी, साहित्यिक भाषा और व्यवहार भाषा। मतलब व्यवहार भाषा मतलब होता है जो बोल आपके व्यवहार में, जो बोल चाल में आप जो व्यवहार में लाए जिस भाषा का, संस्कृत उस रूप में थी। अद्यतनेषु दिनेषु संस्कृत भाषाया व्यवहारे विना सामाजिक कार्यं सिद्ध्यति। संस्कृत आयोगस्य प्रतिवेदनेपि उल्लिखितं वर्तते यत् भारतीय सभ्यता वैदिक कालात् आरभ्य चतुर्सहस्रवर्षाणि यावत् संस्कृत भाषायो स्वाभिव्यक्ति प्रतिश्रुति भारते भाषमाणा सर्वे भाषा संस्कृत रूपी वृक्ष लता आसित। मतलब संस्कृत के महत्व के विषय में सब बताया गया है कि प्राचीन मतलब एक संस्कृत क्या प्राचीन समय में कितनी समृद्ध थी, इसको हम लोग व्यवहार में लाते थे। वर्तमान में संस्कृत ये नहीं कि व्यवहार में लाते हैं, संस्कृत का कितना धीरे धीरे स्तर गिरता चला गया है।
भारतीय भाषा सर्वे भाषा संस्कृत, ये जो लेकिन संस्कृत भाषा एक वृक्ष के रूप में है और जो अन्य भाषाएं एक लता के रूप में, सब यही सब बताया गया है। संपूर्ण जैसे प्राच्य प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय संस्कृत महाविद्यालय विश्वविद्यालय संस्कृत स्थानादिषु च अनिवार्यता प्रधान भाषा रूपेण संस्कृत शास्त्र से शिक्षणं भवति। अस्माकं देशे बहवः संस्कृत विद्वांसः पंडिताः छात्राः पुरोहिताः सन्ति। एते प्रतिदिनं संस्कृत भाषा माध्यमेन पाठयन्ति, पूजां च कुर्वन्ति। गर्भाधानात् आरभ्य अन्त्येष्टिक्रियापर्यन्तं मानवस्य ये वैदिक कार्यकलापाः भवन्ति ते संस्कृत भाषा माध्यमेन एव प्रचलन्ति। संस्कृत अनेन भारतीय आर्य भाषाणां जननी अस्ति। इदानीं दैनिक जीवने परंपरागत संस्कृत पाठशालायां संस्कृत संस्थान। अभी तक बताया गया संस्कृत के महत्व के विषय में बता रहे, वह कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला नहीं था, इसलिए हम लोग थोड़ा आगे चलेंगे। हम लोग वहां आ रहे हैं इस समय कि जो विभिन्न आयोग जितने भी संस्कृत में बनाए गए और कितने आयोग बनाए गए उस विषय पर जहाँ से प्रश्न आता है उस पे आप सभी लोग विद्वान हैं, सभी लोग जानते हैं संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा थी, देव भाषा थी। प्राचीन समय में संस्कृत के माध्यम से बातचीत होती थी, व्यवहार की भाषा थी और संस्कृत से ही सभी भाषाएं निकली हैं, बताने वाली चीज़ नहीं है। और यहाँ से प्रश्न आएगा भी तो आप कर ले जाएंगे, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा बताना आवश्यक नहीं है। आइए कुछ आयोग हैं जो आज हम लोगों का मुख्य विषय है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। संस्कृतस्य स्थान निर्धारणे विभिन्न आयोगस्य क्रमिक संक्षिप्त प्रतिवेदनम। विभिन्न प्रकार के आयोग संस्कृत विषय पर अपनी अपनी क्या राय दिए और किस लिए बने थे, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। मित्रों, खासकर आप इतना यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कौन सा आयोग किस प्रकार की माध्यमिक शिक्षा के लिए बना, कि विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए बना और कब बना। दो चीज, जैसे रामकृष्ण आयोग है तो ये रामकृष्ण आयोग बना कब और किस प्रकार, माध्यमिक की प्राथमिक की उच्च, ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहीं से प्रश्न आता है। और उस क्या कहा, विरोध में था कि पक्ष में था, संस्कृत के पक्ष में था कि विरोध में था, ये कुछ चीजें, इसको आप चार्ट बना लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से आपके प्रश्न आएंगे। राधा कृष्ण आयोग 1948 से 1949, ध्यान दीजिएगा, राधा कृष्ण आयोग कब बना, 1948 और 1949। विश्वविद्यालय आयोग, इसी का नाम क्या है, विश्वविद्यालय आयोग। राधा कृष्ण आयोग या इसी का नाम विश्वविद्यालय आयोग, दोनों में पूछ लिया जाएगा। तो पूछा जाएगा कब, तो 1948-49 में, चाहे राधा कृष्ण आयोग आ जाए चाहे विश्वविद्यालय। तो नाम से ही स्पष्ट है, विश्वविद्यालय आयोग तो मतलब उच्च शिक्षा के लिए। संस्कृत भाषायाः कृते समुचितम स्थानम स्यात्, मतलब संस्कृत भाषा के लिए समुचितम स्थानम स्यात्, मतलब ये संस्कृत भाषा के पक्ष में, मतलब संस्कृत भाषा को पढ़ाना चाहिए, इसका विशेष स्थान है, इसके पढ़ने से आपका लाभ होगा, मतलब ये पक्ष में था कि अच्छी चीज संस्कृत के विषय में। उसके बाद आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग, देखिए क्या लिखा है, माध्यमिक शिक्षा आयोग या इसी को कहते हैं मुदालियर आयोग 1952-53 में। कब, माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग 1952-53। विद्यालयानां पाठ्यक्रमे संस्कृत भाषायां संयोज्य, मतलब विद्यालय के पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा भी संयोज भाषा को सम्मिलित करना चाहिए। संयोज मतलब मिलाना चाहिए। ये भी आपका माध्यमिक जो बना, माध्यमिक शिक्षा आयोग, इसने अपने राय क्या दी, ध्यान दीजिएगा। इसका जो मत, लास्ट डिसीजन, लास्ट जो मत था, लास्ट वो अपना जो सारा चीज, ये कहते हैं आप ना कि एक लाइन में बोलिए, तो इसने क्या कहा, जो राधा कृष्ण आयोग या विश्वविद्यालय, कि संस्कृत भाषा कृते समुचितम स्थानम स्यात्, कि मतलब जो आपका शिक्षा है इसको संस्कृत भाषा को अवश्य रूप में रखना चाहिए, अपना मत दिया। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने क्या कहा, जो मुदालियर आयोग था, विद्यालयानां पाठ्यक्रमे, विद्यालय के पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषायां संयोज्य, मतलब विद्यालय के जो पाठ्यक्रम है उसमें संस्कृत भाषा को भी रखना चाहिए, मिलाना चाहिए। अब देखिए तीसरा, ये बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, संस्कृत आयोग। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
वैसे तो आपको सबको पीडीएफ इसकी मिलेगी। संस्कृत आयोग 1956 और 57, हमें याद है एक प्रश्न यहाँ पे आया था, संस्कृत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए अभी डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी महोदय, भारत सर्वकारेण सुनीत कुमार चटर्जी महोदयस्य अध्यक्षतायाम एकादश सदस्यीयाः संस्कृत आयोगाः नियुक्त। एकादश मतलब 11, एक संस्कृत आयोग बना 1956 और 57 में। इसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी महोदय। और कितने लोग थे इसमें? एकादश। एकादश मतलब 11 लोग थे। संस्कृत भाषा संरक्षणाय संवर्धनाय विकासाय च प्रतिवेदितः आयोगा 1957 तमे वर्षा। कहते हैं संस्कृत भाषा संरक्षण संवर्धनाय, संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए, विकास के लिए चा प्रतिवेदितः आयोगा 1957 तमे वर्ष, मतलब 1956-57 वर्ष में इसको बनाया गया। किस आयोग को? संस्कृत आयोग को। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सुनीत कुमार चटर्जी। कौन थे? सुनीत कुमार चटर्जी। और इसमें कितने सदस्य थे? 11। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत आयोग 1956-57, मतलब 57 अगर आपके ऑप्शन में आता है उसको आप टिक करिएगा। इसके अध्यक्ष सुनीत कुमार चटर्जी थे, 11 सदस्य थे। तो अभी आपको 3 आयोग मित्रों बताए। जो आज हम लोग का मुख्य विषय था, आयोग हम लोग पढ़ रहे हैं, वो तो आपका पाठ्यक्रम में कुछ संस्कृत का स्थान क्या कैसे था, थोड़ा बहुत फास्ट पढ़ा है, उसको आपको नहीं समझ में आएगा तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि उसका विषय भी आगे पढ़ाया जाएगा। ये मत भूलिएगा, संस्कृत आयोग या आपका जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है या राधा कृष्ण आयोग है, इसका नाम विश्वविद्यालय आयोग, इसका नाम मुदालियर आयोग। संस्कृत आयोग का नाम ही संस्कृत आयोग है, इसका कोई वो नहीं कि और अन्य नाम। संस्कृत आयोगस्य प्रतिवेदनम अनुसृत्य वाराणस्यायां 1958 तमे वर्षे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना भूत। ध्यान दीजिएगा, अगर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की स्थापना अगर आपसे पूछी जाए, क्योंकि संस्कृत का पेपर देने जाएंगे और पूरे विश्व में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में आपका संस्कृत का व्यक्ति जानता होगा कि वाराणसी संस्कृत के लिए जानी जाती है। और वाराणसी में संस्कृत का जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना 1958 में हुई। कब हुई? 1958 में। और देखिए ध्यान दीजिएगा, संस्कृत आयोगस्य प्रतिवेदनम अनुसृत्य वाराणस्याम, संस्कृत आयोग का जो प्रतिवेदन, संस्कृत आयोग के प्रतिवेदन से को ध्यान में रखते हुए वाराणसी में 1958 तमे वर्षे 1958 उस वर्ष में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई। क्षमता, संस्कृत विश्वविद्यालय की, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। आयोग नहीं, विश्वविद्यालय है। अब आइए पांचवा हम लोग चलते हैं, शिक्षा आयोग, या इसी का नाम क्या है? कोठारी आयोग के नाम से प्रश्न आपका पेपर आता है। किस नाम से आता है? कोठारी आयोग। शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग 1964 और 1966। कब? 1964 से 1966। देखिए 1964 ख्रीष्टाब्दे जुलाई मासे चतुर्दश दिनांके, मतलब 14 जुलाई 1964 दिनांके विश्वविद्यालय अनुदान आयोगस्य प्रधानाचार्यस्य प्रोफेसर DS कोठारी महाभागस्य अध्यक्षतायां शिक्षा आयोगस्य नियुक्ति अभवत। ध्यान दीजिएगा, जो कोठारी महोदय, इन्हीं के नाम से ही शिक्षा आयोग, क्योंकि अध्यक्ष थे इसीलिए इसको कोठारी आयोग का नाम, शिक्षा आयोग को, क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर DS कोठारी, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? नाम पड़ गया कोठारी आयोग। और कब था ये? 14 जुलाई और 1964, 14 जुलाई 1964। ध्यान दिए रहिएगा, शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग 1964। कब? 1964। और ये 14 जुलाई 1964 को, और इसके जो अध्यक्ष थे प्रोफेसर DS कोठारी। आयोगः संस्कृत शास्त्र शिक्षणस्य महत्वं स्वीकृत्य राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाल्यां संस्कृत विशिष्ट स्थानं धारयत इति उक्तवान। यह आयोग जो था, कौन? कोठारी आयोग। आयोग संस्कृत
शास्त्र शिक्षण, संस्कृत भाषा जो संस्कृत शास्त्र उसके शिक्षण के महत्व को प्रदर्शित करते हुए, स्वीकार करते हुए, स्वीकृत्य संस्कृत शिक्षा प्रणाल्याम स्वयं संस्कृतम विशिष्ट स्थानम धारयितुम इति उक्तवान। ऐसा बोला कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली है उसमें संस्कृत को विशिष्ट स्थान रख है। धारयत इति उक्तवान मतलब संस्कृत का एक बहुत विशिष्ट स्थान है, ऐसा ही आयोग ने कहा। राष्ट्रीय शिक्षा नीत्याम, अब देखिए अगला देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये भी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीत्याम संस्कृत स्थानम 1968 ख्रीष्टाब्दे नव शिक्षा नीतियों, नयो शिक्षा नीतियों, ध्यान दीजिए नई शिक्षा नीति 1986। नई शिक्षा नीति कब? 1986। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति संस्कृत स्थानम 1968 ख्रीष्टाब्दे, लेकिन नव शिक्षा नीति, ये यहाँ प्रश्न आता है, नव शिक्षा नीति कब? 1986 ख्रीष्टाब्दस् राष्ट्रीय शिक्षा नीत्या प्रावधानानि आवर्तितानि एते यथा। आइए ध्यान दीजिएगा। 2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति संस्कृत संस्थानम कब हुआ था? 1968 में। और पूछा जाएगा नव शिक्षा नीति का 1986 कब हुआ था? 1986। अब इसने कुछ कहा है, आइए देखते हैं। विश्वविद्यालय स्तरे तत्व अध्ययनस्य संस्कृत अध्ययनम अनुसंधानम च कारयितव्यम। संस्कृत ग्रंथानाम अन्य भाषा अनुवादः करणीयः। भारतीय संस्कृत पाली प्रकृत अन्य शास्त्रीय भाषा च संबंधा योजनीय। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो 1986 राष्ट्र नई शिक्षा नीति थी उसमें कुछ चीज बताई गई है। विश्वविद्यालय स्तरे तत्व अध्ययनस्य संस्कृत अध्ययनम अनुसंधानम च कारयितव्यम मतलब विश्वविद्यालय स्तर पर जो संस्कृत का अध्ययन अनुसंधान, मतलब जो अनुसंधान पे, अध्ययन और अनुसंधान पर विशेष बल दिया गया है, इसमें बताया गया है कार्यतव्यम करना चाहिए। संस्कृत ग्रंथानाम अन्य भाषा, संस्कृत ग्रंथों का अन्य भाषाओं में अनुवाद करना चाहिए। कारणीय भारतीय संस्कृत पाली प्रकृति अन्य शास्त्रीय भाषा से संबंध योजना। और संस्कृत भाषा को जो अन्य भाषाएं हैं, पाली है, प्रकृति है और अन्य शास्त्रीय भाषाओं से संबंध योजनिया संबंध करना चाहिए। योजनिया मतलब उसमें जो ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं उसका संस्कृत में संस्कृत के माध्यम से उससे लेना चाहिए। योजना संबंध स्थापित करना चाहिए। 1986 तमे वर्षे राष्ट्रीय शिक्षा नीति विभिन्नेषु विषयेषु गवेषणा कार्यार्थं संस्कृतस्य स्थानं प्रदत्तम्। 1968 तमे वर्षे राष्ट्रीय शिक्षा नीतेः विभिन्नेषु विषयेषु गवेषणा कार्यार्थं संस्कृतस्य स्थानं प्रदत्तम् मतलब विभिन्न विषयों के जो कार्य, विभिन्न विषयों में के कार्य और जो संस्कृत का, उसमें संस्कृत का क्या स्थान है। और 1986 तमे वर्षे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अभी देखिए नव शिक्षा नीति जो है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति को परिवर्तित करके इसी के ऊपर भी आपका जो नव शिक्षा नीति बनाई गई 1986, इसमें कुछ आवश्यक चीज़ें थी। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो 3-4 पॉइंट है इसको ध्यान दिएगा। प्रश्न से यहाँ आता नहीं है खासकर, लेकिन फिर भी आ जाए तो आप गलत न हुए। अनुसंधान पर नव शिक्षा नीति में विशेष बल दिया गया और संस्कृत के अनुवाद पर विशेष बल दिया गया। अन्य भाषाओं के जो अन्य भाषाएं थी पुरानी पाली प्रकृति इत्यादि, उससे संस्कृत का संबंध स्थापित करने पर बल दिया गया। और विभिन्न विषयों में जो कार्य हो रहे थे उससे भी आपका संस्कृत का क्या स्थान है, संस्कृत का उसमें क्या स्थान है, उस संस्कृत में कैसे कार्य हो, इस पर बल दिया। 14 अक्टूबर 1978 तमे वर्षे राष्ट्रीय संस्कृत शिक्षा सम्मेलन उद्घाटन भाषण उपराष्ट्रपति डॉक्टर बीडी जत्ती महोदय संस्कृत स्थानं महत्वं विषय उक्त यत् संस्कृत भारते पुरातन विचाराणां संवाहिका शैक्षणिक सांस्कृतिक परंपरा नाम संरक्षिका अस्ति। कोई विशेष इम्पोर्टेंट नहीं ये सब। हाँ ध्यान दीजिएगा, एक और जो आपका इम्पोर्टेंट है ये है राममूर्ति आयोग। हाँ देखिए 1988 ईस्वी वर्षे मार्च मासे केंद्रीय शिक्षा परामर्शदात समित्या अपि संस्कृतस्य स्थानं प्रदत्तः। संस्कृतेन सा क्लासिकल इति
शब्द संयोजन त्रिभाषा सूत्र सूचिता, जो आपका केंद्रीय भाषा शिक्षा परामर्श दाती 1988 में कब हुई थी? 1988 में स्थापित की गई थी। संस्कृतेन सह क्लासिकल इति, क्लासिकल मतलब शास्त्रीय, इति शब्द संयोज, इसको संस्कृत के स्थान पर जो है क्या क्लासिकल शब्द का इस्तेमाल, मतलब शास्त्रीय भाषा, संस्कृत किस भाषा का शास्त्रीय भाषा को, संस्कृत भाषा को शास्त्रीय भाषा का नाम दिया गया, इस नाम से संस्कृत भाषा को उसमें दर्शाया गया। और त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत को क्लासिकल शास्त्रीय, हम देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न बन सकता है, संस्कृत भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में कहा त्रिभाषा सूत्र में कौन सूचित किया? केंद्रीय शिक्षा परामर्शदाता समिति ने संस्कृत क्लासिकल शब्द, हाँ क्लासिकल शास्त्रीय भाषा, संस्कृत को शास्त्रीय भाषा के रूप में आपका उसमें सूचित किया गया त्रिभाषा सूत्र में। किसने किया? केंद्रीय शिक्षा परामर्शदाता समिति ने। और ये कब स्थापित हुई थी? 1988 में। 1989 मार्च मास सप्तदश दिवसे सर्वोच्च न्यायालय संस्कृत उच्चतम स्थान पर था, कोई महत्वपूर्ण नहीं। राम मूर्ति आयोग 1990, राम मूर्ति आयोग कब हुआ? 1990। शास्त्रीय भाषाया अध्ययनों पर महत्व प्रदत्तम, अब देखिए इसके बाद किया गया, और ये 1988 के 1990, इसलिए यहाँ देखिए शास्त्रीय भाषाया शब्द इस्तेमाल हुआ। राम मूर्ति आयोग 1990 में शास्त्रीय भाषा अध्ययनों पर महत्व प्रदत्तम, वर्तमान कालीय संस्कृत विभिन्न पाठ्यक्रम सम्यक रूपेण प्रचलन्ति। तो यहाँ से केवल आपका ये पूछा जा सकता है 19 कब हुआ था राम मूर्ति आयोग? 1990। और जो आपका संस्कृत को शास्त्रीय भाषा के रूप में त्रिभाषा सूत्र में जो सूचित किया गया वो कौन किया? केंद्रीय शिक्षा परामर्शदाता समिति, ध्यान दिए रहेगा। और आपका जो 3-4 आयोग है उसका समय, एक कागज पेन मित्रों लेके, जो इतने आयोग हैं, 3 चीज, कौन सा आयोग किस स्तर पर किया गया, और उसके बाद उसने क्या कहा, लास्ट एक वर्ड उसने क्या कहा, हाँ उसके बाद जैसे ध्यान दीजिएगा, यहां से प्रश्न आपका आ सकता है, संस्कृत आयोग, यहां से राधा कृष्ण आयोग आपका कब हुआ? 1948-49 में, इसी का नाम विश्वविद्यालय आयोग है। और इसने संस्कृत को समुचित स्थान देना चाहिए पाठ्यक्रम में, इस पर विशेष बल दिया। माध्यमिक शिक्षा आयोग का नाम ही मुदालियर आयोग है, या माध्यमिक शिक्षा नाम आयोग के नाम से आ जाए। ये कब? 1952-53। विद्यालय के पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा को भी मिलाना चाहिए, संस्कृत भाषा भी रखनी चाहिए, इस ये चीज कहा। अब तीसरा जो आपका है संस्कृत आयोग 1956-57 में, और ये आपका जो सरकार के द्वारा जो बनाया गया, और इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, ये जरूर लिखिएगा, एक बार आया हुआ प्रश्न है। संस्कृत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी। और कब बना? 1956-57 में। और इसमें कितने सदस्य? 11 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 11 सदस्य थे। और संस्कृत भाषा का संरक्षण संवर्धन करना चाहिए, और इसके विकास के लिए प्रतिवेदिता आयोग 1957 वर्षे, मतलब इसने ये जो निष्कर्ष दिया, इन्होंने कहा कि अगर समाज का विकास करना है तो संस्कृत भाषा को पाठ्यक्रम में रखना चाहिए, और उसका विकास करने के लिए उसका संवर्धन करना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए, ये हमारे लिए अति आवश्यक है। उसके बाद संस्कृत आयोग प्रतिवेदनम अनुसृत, संस्कृत आयोग की ध्यान दीजिएगा, संस्कृत आयोग की जो अनुशंसा से ही, उसके प्रतिवेदन को सुनकर ही 1958 में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण आयोग है शिक्षा आयोग, जिसका नाम है कोठारी आयोग। कौन सा? शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग। ये आपका 1964, 14 जुलाई 1964, ये भी आप लिखिएगा, महत्वपूर्ण है। और उसके बाद आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, लेकिन नव शिक्षा नीति, राष्ट्रीय नव शिक्षा नीति ये कब हुआ? 1986, ये भी आपका ध्यान देने वाली चीज है। और उसके बाद अगर आप जाएंगे फिर
तो मित्रों आपका यहाँ से इम्पोर्टेंट है 1988 ईस्वी वर्ष से मार्च महीने में 1988 में केंद्रीय शिक्षा परामर्शदात्र समिति, कब केंद्रीय शिक्षा परामर्शदात्र समिति संस्कृत स्थानम प्रदत्ता, ये जो क्लासिकल शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया, ये आपका केंद्रीय शिक्षा परामर्शदात्र समिति, और कब 1988 में, कब 1988 में। इसके बाद आपका सर्वोच्च न्यायालय ने संस्कृत कुछ संस्थान मार्च शब्द दिवस से कोई बहुत महत्वपूर्ण राम मूर्ति आयोग 1990 में, और ये भी देखिए क्लासिकल क्योंकि इस्तेमाल हो चुका था इसलिए इसने भी क्लासिकल शास्त्रीय भाषा पर संस्कृत के शास्त्रीय भाषा शब्द का प्रयोग किया। संस्कृत भाषा अध्ययन अध्यायनों पर महत्व को प्रदर्शित करते वर्तमान काल में भी संस्कृत विविध पाठ्यक्रम सम्यक रूपेण प्रचलन्ति। मित्रों इस प्रकार से आपका ये आयोग जितना था इसको आप अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। आगे की वीडियो में आपकी जो आपके विभिन्न स्तर हैं और एक आपका है पाठ्य पुस्तक, उस पर आपकी जो बहुत महत्वपूर्ण थोड़ा तेजी से हम लोग चलना पड़ेगा क्योंकि अब तक हम लोग का पूरा कोर्स बहुत अच्छे तरीके से हो जाना चाहिए था। इस कोरोना नामक महामारी के कारण काफ़ी ज़्यादा समय हम लोगों का खराब हुआ, लेकिन फिर भी जहाँ से प्रश्न आए, जैसे आयोग से प्रश्न आता है, आपकी पुस्तक के विषय से कुछ प्रश्न आते हैं, और जो आपके स्तर के विभिन्न स्तर से प्राथमिक माध्यमिक कुछ स्तर जो अभी बताया गया आज, इससे कुछ प्रश्न आते हैं, वो सारा आप लोगों को वीडियो के माध्यम जहाँ से प्रश्न आता है सब दिया जाएगा। इसी के साथ मित्रों जय हिंद, नमस्कार।